हेलो हाय गुड आफ्टरनून वेलकम टू द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस ऑफ 14 अगस्त 2022। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी। पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस आपको समय पे नहीं मिल पाया। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो प्रॉपरली आप तक पहुंच नहीं पा रही है। इसीलिए इस वीडियो को प्रॉपरली पूरी तरीके से रीटेक किया जा रहा है। सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले ट्रिपल तलाक के वर्डिक्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक डिसीजन दे दिया था। अभी द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से ट्रिपल तलाक का जो वर्डिक्ट है, इससे जो महिलाएं हैं जिनको तलाक 2017 से 2019 के बीच में दिया गया है, वो महिलाएं लिम्बो में हैं, स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में हैं। उनके पुराने हस्बैंड्स यानी पहले वाले हस्बैंड्स उनको ऑफिशियली तरीके से जो रिकग्नाइज तरीका है उससे तलाक दे नहीं रहे। महिलाओं की जो शादी है वो दोबारा कर नहीं सकती जब तक उनके पास एक वैलिड तलाक का डॉक्यूमेंट नहीं है। और हस्बैंड्स रीमैरी कर चुके हैं। और महिलाओं का जो कॉन्जुगल राइट्स है, राइट दैट इज रिकग्नाइज्ड इन द मैरिज, वो क्या होता है, वो नहीं मिल पा रहा है उनको। तो ट्रिपल तलाक क्या, क्यों किया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, क्या डिबेट है इसके अराउंड, इन सब कारणों में हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है हमें मेंस एग्जामिनेशन में, सपोजिटली GS3 के पेपर में, कि किस तरीके से इंटरवेंशन ऑफ पार्लियामेंट से जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन है, उसको सप्रेस करने की, कम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कुछ रीसेंट जजमेंट्स के हिसाब से आप डिसीजंस बताइए, आंसर्स अपना लिखिए। तो वहाँ पे ये ट्रिपल तलाक का जो वर्डिक्ट है, इसका जो सामाजिक स्तर में जो इसका परिणाम देखने को मिल रहा है, वो समझना हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा टॉपिक है, श्रीलंका ने अप्रूव कर दिया है डॉकिंग ऑफ युआंग 15। ये जो शिप है, आपको पता है कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है कि इंडिया इसके मूवमेंट में नज़र रख रहा है। ये पूरा चाइना से होते हुए श्रीलंका में इंडिया के बॉर्डर के पास आ रहा है। अब इंडिया के बॉर्डर के पास आने का मतलब ये है कि ये नेवल वेसल है। नेवल वेसल है, ऊपर से रिसर्च वेसल है, यानी कि ये 1000 किलोमीटर के दायरे तक में कोई भी मिसाइल का आना जाना, सैटेलाइट टारगेटिंग सब डिटेक्ट कर सकता है। तो ऐसे में श्रीलंकन गवर्नमेंट से इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था कि उसको मत आने दीजिएगा, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया? Because of the heavy pressure, Sri Lankan government had to give in, and now the ship is coming. So, what are the provisions that we need to understand? We'll take a look into that. Third is anti-conversion laws and its constitutionality. With regards to the anti-conversion laws and constitutionality, the matter is still sub judice, which means the Supreme Court of India has not given a final decision on this matter. But रिसेंटली व्हाट वी हैव सीन इज दैट हिमाचल प्रदेश, आज के पेपर में खबर है कि हिमाचल प्रदेश इस कानून के ऊपर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और सजा बढ़ाने वाला है। 10 साल से ज़्यादा की सजा देगा अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी के बिना इनवॉलेंटरली कन्वर्ट करता है। तो अब ऐसे में क्या पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ है इंडिया चाइना के टाइज। आपको पता है कल ही के सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एस जयशंकर का एक वीडियो चल रहा है जिसमें एस जयशंकर ने कहा है कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर नॉट नॉर्मल, कैन नॉट बी नॉर्मल अंटिल द टाइम एलएसी का बाउंड्री इशू रिजॉल्व नहीं होता। इन दैट केस चाइना के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने 3 बातों पे इंडिया और चाइना के बीच में कोऑपरेशन दिखाते हुए ये कहा है कि किस तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देश आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से एक सॉफ्ट सिग्नलिंग है इंडिया को कि उनके मैटर्स में इंडिया डायरेक्टली इंटरफेयर ना करे, यानी कि चाइना के साथ कंसल्ट करे पहले, फिर एंगेज करे तो ज़्यादा सही होगा। एक तरह की आपको इंटरनेशनली रीपोस्चरिंग दिखाई देती है कंट्रीज़ की, जहाँ पे उनके इंटरेस्ट जब स्टेक पे आए या क्वेश्चन पे आए, तो वो किस तरीके से साझा समर्थन और एक तरीके से दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं, पोलाइट बिहेवियर दर्शाते हैं। कभी भी हमने नहीं सुना था इतिहास में कि चाइना ने भारत की तरफ बड़ा पोलाइट स्टेटमेंट दिया हो। आज के द हिंदू के न्यूज़पेपर में भैया पोलाइट स्टेटमेंट्स आए हैं चाइना की तरफ से। ये क्यों हैं? ये थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रेटेजिकली नैन्सी पेलोसी के विजिट से ताइवान फिलीपींस के रिलेशंस को आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। तो वहाँ उस कॉन्टेक्स्ट में हम उन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। क्या स्टैटिक एरिया है, क्या ग्रे एरिया है, वो डिस्कस करना ज़रूरी है। इंडिया ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नाम की एक रिश्ता है, ट्रीटी है जो करने की कोशिश की है इंडिया और इटली के साथ। इसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट। Subsidies on power will continue. This is what the Secretary to the Ministry of Power has stated recently. Now, सब्सिडीज और पावर
is important in India or not important in India. Subsidies on power is whether costing too much to the taxpayers' money. What is the problem of twin deficit? This is basically very recently I have seen that a lot of editorials by economists were focusing on the twin deficit problem in India. What is twin deficit? Is it related to the subsidies that the government of India gives? Is it related to the international burgeoning oil prices and gas prices? We need to check into all of these details. स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी बार सुना है आपको ये बोलते हुए कि आप इन करंट अफेयर्स के नोट्स से, ये जो एनालिसिस है ये वाले मेरे वाले, इससे आप नोट्स नहीं बना पा रहे हो, अपने आप के नोट्स नहीं कंप्लीट हो पा रहे। देखो, मैं ये मानता हूँ और मैं हमेशा, इंस्टीट्यूशन भी हमारा मानता है कि ये वीडियोस आपके लिए रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये है कि आप इन वीडियोस को यूज़ करोगे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह। कंप्लीट रिलायबल वीडियोस होने के बावजूद भी आप खुद से पेपर पढ़ोगे जाके, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देख के ये सोचो कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लिया आपने और आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो शायद ऐसा कहना अच्छा होगा, बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, राइट? बिकॉज until the time you will read the newspaper you will not get it. So ideally what I try to do is I try to tell you the bullet points what can be looked into other than the affairs that are there in the newspaper. आज मैं क्या करूँगा, पहले मैं आपके सामने पेपर डिस्कस करता हूँ। पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को मैं आपको डिस्कस करूँगा कि ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है, 5 years आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, तलाक पिटिशनर्स लिविंग एज हाइव डिवोर्सीज। इन दिस द प्रॉब्लम दैट दे हैव हाईलाइटेड इज कि ये जो महिलाएं हैं, ये कानून देखिए, कानून सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष दिया अपना 2017 में, ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 2017 से लेके 2019 तक का एक फेज आया। 2019 में एक कानून पास किया पार्लियामेंट ने। वो कानून बनाने का पर्पस ये था कि बेसिकली कोई भी आदमी, मुस्लिम हस्बैंड, अगर अपनी मुस्लिम वाइफ को ट्रिपल तलाक कह के डाइवोर्स अभी भी दे रहा है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। पर आपको पता है क्रिमिनल लॉज के साथ एक प्रॉब्लम है। क्रिमिनल लॉज के साथ क्या प्रॉब्लम है कि क्रिमिनल लॉज कैन नॉट गो बैक इन टाइम एंड पनिश यू, यानी समय में पीछे नहीं जा सकता आपको पनिश करने के लिए। इसको हम कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन। तो किसी भी क्रिमिनल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता है। इन दैट केस व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड इज दैट द वुमेन हु वर मैरिड राइट बिटवीन द पीरियड ऑफ 2017 से लेके 2019 के बीच में, इस फेज में कोई भी महिला जो शादी की थी, यानी उसको उसके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। और अगर 2017 से 2019 के बीच में किसी भी आदमी ने अपनी बीवी को तलाक दे भी दिया है तो ये क्रिमिनल लॉ इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आएगा ही नहीं। 2019 की उस एक्ट का नाम है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट। तो ये टॉपिक आपके लिए GS2 और GS3 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लार्जली इसका जो स्टेक है वो GS3 में रिलाई करता है। सेकेंड आ जाए, कोलंबो क्लियर्स अराइवल ऑफ चाइनीज वेसल। ये अगेन हमारे लिए GS3 और GS2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड सिक्योरिटी, राइट? मूविंग फर्दर अहेड, यू सी वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू अवॉइड द सिटी वाले पेजेस। इसमें लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं, इन्होंने 15 स्मार्ट MCD स्कूल्स अनाउंस किए हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर देखिए अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, है ना, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यूनियन टेरिटरीज जहाँ जहाँ पे भी आपको लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है चीफ मिनिस्टर के साथ। अरविंद केजरीवाल और विनय कुमार सक्सेना, इनके बीच में तो छुपा नहीं है। दूसरा, वेस्ट बंगाल में जो आप सिचुएशन देखोगे कि वहाँ के जो गवर्नर हैं और वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके बीच में भी डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। इस केस में जो चीज़ें हमारे लिए जानने वाली होती हैं वो ये होती है, इन दैट केस द थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर इज कि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। गवर्नर जब एक हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नर एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूनियन गवर्नमेंट का। तो यूनियन गवर्नमेंट का पार्ट होने का ये मतलब कि स्टेट्स के ऊपर एक तरह का विजिलेंस है, एक तरह की नज़र रखी जा रही है। तो इससे सारे यूटीज़ और सारे स्टेट्स खुश नहीं रहते। तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल कम होते हुए नज़र आ रहा है? क्या यूनियन गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर को यूज़ करती है, मिसयूज़ करती है? इस तरह के क्वेश्चंस मैंने लगातार देखे हैं। 2017 में आई हैव सीन दीज क्वेश्चंस, इन 2017
2019, 2020, and likewise. So you will find that these questions are relevant with mains, from mains point of view. वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर दैट प्रीलिम्स एंड मेंस की तैयारी हम एक साथ साथ करें करंट अफेयर्स में, अलग अलग कुछ भी नहीं होता यूपीएससी में। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल क्या है यूनियन टेरिटरीज में, और गवर्नर की क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आप उसको लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के आज आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगर हम अगले टॉपिक्स में आए तो आपको पता है कि वही हर घर तिरंगा वाला कैंपेन आपको देखने को मिलेगा, और फिर कुछ रिलेटेड इश्यूज हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। जैसे कि सबसे पहला जो यहाँ पे दिखाई देता है कि दिल्ली में 5वां केस आ गया है मंकी पॉक्स का। अब मंकी पॉक्स अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, मंकी पॉक्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये हमें समझने में लगेगा कि मंकी पॉक्स इम्पॉर्टेंट है, बट है नहीं। पहली बात तो मंकी पॉक्स है क्या? तो मंकी पॉक्स को आप देखोगे, इट्स अ वायरल जूनोटिक डिजीज, इट्स अ वायरल जूनोटिक डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम एनिमल्स with symptoms similar to smallpox, although with less clinical severity, right? And the incubation period, that is, what is the incubation period? Incubation period means that the time that is taken after the infection affects your body and the symptoms appear, that is around 6 to 13 days, and it can also range from 5 to 21 days. Now in this, the guidelines have been issued on monkeypox disease by the central government. And recently what we have seen, so what we have also seen is that World Health Organization has declared monkeypox as public health emergency of international concern, PHIC. Now this becomes important because there was a lot of commentary being given on the untimely decisions of WHO कि WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करने में थोड़ा देर कर दी, पहले कर देते तो कंट्रीज ज़्यादा अच्छे से एफर्ट्स लेती उसको कम करने में। इस तरह की बातें आपको सुनने में आई हैं। तो WHO का रोल क्या है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न का अगर डिक्लेरेशन दे देता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरीके से वो इंटरनेशनली हेल्प करती हैं कंट्रीज़ को इन चीज़ों को रोकथाम करने में, ये सारे मुद्दे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगेन ये देखिए डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो अगेन आपका GS3 का बहुत बड़ा पार्ट है, इंटरनेशनल बॉडीज से रिलेटेड है, तो हो सकता है आपसे GS2 में भी पूछ सकते हैं WHO को, लेकिन पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, हेल्थ के बारे में है, तो अगेन GS3। तो मंकी पॉक्स क्या है वो आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, और उसका कुछ स्टैटिक एरिया क्या है जो कि आंसर राइटिंग में मदद करेगा, वो आप GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सिक्योरिटी ब्रीफ अप हो गई है रिपब्लिक डे पे रेड फोर्ट पे, ये अगेन एयर ड्रोन सिस्टम्स को यूज़ किया गया है। तो ये एयर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एयर ड्रोन टेक्नोलॉजी। बट अगेन इट्स नॉट अ मेजर टॉपिक ऑफ द डे। Police chief has asked to appoint public prosecutor in 2020 riots case. In this, what is the meaning of the word public prosecutor? Who is a public prosecutor? Recent trend of UPSC papers and civil services examination have portrayed that law is an important area in that, and criminal law definitely is an important area in that, because an IS officer, when working as an executive magistrate, has power under CRPC 1973. A lot of you preparing for civil services might not be knowing it, बट धारा 144 जिला अधिकारी लगाता है। तो पुलिस के पास एक तरह की पावर है, एक डीएम के पास एक पावर होती है, सिविल मैटर्स में भी होती है, क्रिमिनल मैटर्स में भी होती है। आपको पता होगा कि वो जन संसद करा सकता है, वो जन अदालत करा सकते हैं, और छोटे मैटर्स पर डिसीजन दे सकते हैं। तो सीआरपीसी में इनके अंडर पावर है, तो सीआरपीसी आईएएस ऑफिसर के लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है, आईपीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। देखो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो होते हैं जिनको कि बेसिकली कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ रहता है। कोर्ट अपॉइंट करता है कि आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, प्रोसिक्यूशन केस को रिप्रेजेंट करना है। यानी कि अगर कोई पीड़ित है, कोई विक्टिम है, इफ़ देयर इज़ अ विक्टिम एंड दैट विक्टिम इज़ अनेबल टू रिप्रेजेंट हरसेल्फ, उसको कोई मुकम्मल वकील नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके केस को रिप्रेजेंट करेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर often represents the state also in the matters, right? Now in this, the police chief has asked to appoint a regular public prosecutor for 2020 riots case, because they have been continuously changing, which again hampers the legal processes. Now this topic is important, anti-conversion law. In this anti-conversion law तो हम नहीं डिस्कस करने वाले, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम सेलेक्ट कमेटी या पार्लियामेंट्री कमिटीज़ का जो रोल है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे उस चीज़ को, बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा टॉपिक दिखाई देगा केरला का, कि
केरला में बेसिकली करिकुलम को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की गई है, यूनिफॉर्म्स को जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल की जो छात्राएं हैं वो आपको पैंट शर्ट पहने दिखाई दे रही हैं। ऐसे में वहाँ पे जो मुस्लिम नेटवर्क है, जो मुस्लिम अपोजिशन है, उन्होंने केरला का करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 के ऊपर जो ये डिसीजंस लिए गए हैं जेंडर न्यूट्रल करने के लिए कपड़ों को, करिकुलम को, आचार व्यवहार को, इनसे बड़ा ही प्रोटेस्ट आया है और कहा गया है कि ये जो आप जेंडर न्यूट्रलिटी की जो आप छवि बनाना चाहते हो केरला की, वो सोशल इनसिक्योरिटी को प्रमोट करेगा, क्योंकि पोजीशन ऑफ वुमेन दोनों एस्पेक्ट्स में अलग अलग है। अब इस केस में क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो हमें नहीं पता है, पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक सामाजिक मुद्दा है, एक समाज का मुद्दा है ये, जहाँ पे कि करिकुलम जो हमारा स्कूल में जाना आना, स्कूल में कपड़े वपड़े पहनना, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल ड्रेस, ये सारी चीज़ें बड़ा ही ज़्यादा पॉलिटिकल एरियाज़ में घुसती हुई नज़र आ रही हैं आपको। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई क्या मुद्दा हो सकता है, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या इसमें सामंजस्य बिठाना ज़रूरी है, मीडिएशन कराना ज़रूरी है, इस सारी बातों को हमें चर्चा करनी है। एक्शन सॉट अगेंस्ट कोलकाता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, देखो हम पेपर डिस्कस तो नहीं कर रहे पूरा, तो हम ये टॉपिक तो डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता है रिसेंटली कोलकाता के एक वाइस चांसलर ने एक फीमेल प्रोफेसर को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, क्योंकि उस फीमेल प्रोफेसर ने स्विम सूट में अपने फ़ोटोज़ ऑनलाइन डाले थे और किसी पेरेंट ने कंप्लेन कर दिया आपका आके कि भाई मेरा बच्चा अपनी टीचर के ऐसे फोटोग्राफ्स देख रहा है। अब इसमें जो वुमेन का जो फ्रीडम है, दैट द फ्रीडम टू वेयर वट एवर शी वॉन्ट्स टू वेयर इज आउट is being exercised outside the premises of the university, so she is at liberty to decide the good and the bad for her. But this moral policing done by the vice chancellor, based on which she was terminated from the services, is an outrageous act prima facie. And 13,000 people have joined the movement, and they are basically asking the vice chancellor to resign. Again, this is the reflection of the patriarchal mindset or the patriarchal society. Now, whether patriarchal society is inherently a part of Indian culture, or we adopted it over a gradual period of time, or is it true that patriarchal mindset is not conservative, rather protectionist? These all aspects have to be dealt into deeper scrutiny, deeper details, but not in the present session, right? These all aspects will help you in writing down the answers. Now, coming to this part, Sinha promises to wipe out terrorism from J&K. Now, जम्मू एंड कश्मीर में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है, वहाँ पे हर घर तिरंगा कैंपेन का इम्पैक्ट थोड़ा सा डरावना हो सकता है। इन दैट केस यू आर अवेयर दैट पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट कराना है। डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंप्लीट कराने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो पार्लियामेंट की सीटें हैं वो हमें पार्लियामेंट कह रहा हूँ मैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, उसकी जो सीट्स हैं वो एलोकेट करनी है। आपको पता होगा कि ये सीट्स ऑलरेडी एलोकेट कर दी गई है, 4 सीटें ऑलरेडी दे दी गई हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। तो ऐसे में डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कराने की वजह से क्या ये सीटों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आएगी? क्या पीओके इंडिया का डेमोक्रेटिक प्रोसेस से पार्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये सारे एस्पेक्ट्स पूछे जा सकते हैं। But then, what you need to understand is that what were the after effects of J&K abrogation of Article 370 and removal of Article 35A from Indian Constitution? This topic is still relevant. Now, with regards to delimitation exercise, you will find that delimitation is a constitutional exercise. Now, in that constitutional exercise, what does the body do? What does the delimitation commission does? Delimitation basically population गिनता है, पॉपुलेशन के हिसाब से एरियाज रीडेजिग्नेट करता है। एरियाज रीडेजिग्नेट करने का मतलब ये होता है कि हमें रेशियो मेंटेन करना है, किसके बीच में? इलेक्टेड मेंबर्स के बीच में और वोटर्स के बीच में। तो वो एक्सरसाइज जो कि एरियाज इस हिसाब से डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। ऐसे में मिस्टर सिन्हा जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि हम अगले 3 सालों में आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, और पिछले 3 साल के जो डेवलपमेंट हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं कि आतंकवाद को कम किया गया है। उसी में नीचे आपको न्यूज़ मिलती है कि जैश ए मोहम्मद की लिस्ट में बहुत सारे टारगेट्स थे। एक बच्चे को पकड़ा गया है लखनऊ में, वो यूएपीए एक्ट और एटीएस पुलिस स्टेशन में है, यूएपीए एक्ट के अंडर रजिस्टर हुआ है, और उसने बेसिकली कसम खा रही थी कि वो नुपुर शर्मा को मार देगा। 2018 से वो एक सैफुल्ला नाम के व्यक्तियों के साथ है, और सैफुल्ला ने उसको आईडीज़ बॉम्ब बनाने का तकनीक भी बताया, और बदले में इसने क्या किया, इसने 2 आईडीज़ सोशल मीडिया के अकाउंट्स बना के उनको दिए,
ताकि वो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है वो पकड़े ना जा सकें। ऐसे में मैं आपको देखूंगा जब भी आप इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसी चीज़ें चलाइए और आपको बहुत ज़्यादा रेडिकल पोस्ट अगर दिखाई देता है, तो वो रेडिकल पोस्ट देख के याद रखिएगा अपने दिमाग में एक चीज़ कि उसका ऑपरेटर कहाँ है। अगर उसका ऑपरेटर इंडिया है तो वो इंडियन वॉइस है, सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अगर उसका ऑपरेटर किसी बाहरी देश का है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई अपना एक हिडन एजेंडा हो सकता है। Having said that, this topic is not important. Now, coming to the other part, opposition resolves fight against misuse of electronic voter machines. This is a very, very major topic for GS2. How the free and fair elections are conducted, right? You see that इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन्स पे टैंपरिंग का आरोप बहुत ज़्यादा लगा है कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये ईवीएम टैंपर करती है। इन दैट केस 11 parties have signed an agreement, a resolution in which they are stating that the technically conduction of elections should be scrutinized by Election Commission of India. Along with that, what is more important is that some manual checking also has to be provided. Now, this manual checking is basically provided by VVPAT system. Now, what is VVPAT? You will find it is Voter Verifiable Paper Audit Trail. Now, this completely has been removed from the election process, and these political parties are saying that in order to assure us, the opposition, that the elections are free and fair, have both EVMs and VVPATs. So, whether EVM tampering is possible or not, we'll not go into that detail because then it will be a technical evaluation of the electronic voter machine as well. But what is the role of Election Commission of India in conducting free and fair elections? Whether the concerns raised by the opposition party is relevant or it has some kind of objectivity in it, this has to be scrutinized again from GS2 point of view for your mains examination. Right? Every day you won't find current affairs which are relevant for your prelims only. We have a lot of topics from current affairs that can be used while writing well structured answers. Using e-filing system for affidavit that has been urged by the Bombay High Court. Now, in this, you again find the use of technology to ease the process of judicial remedies and जुडिशल स्क्रूटिनी। यहाँ पे कोर्ट्स के सामने जो मैटर आता है उसमें कोर्ट्स आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ई फाइलिंग का चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। तो छोटी सी बात है, हमारा भी कोर्ट जो है वो एडवांस हो रहा है। ई फाइलिंग क्या है, घर बैठे बैठे आपको अपने एफिडेविट्स देने हैं। और बेसिकली हाई कोर्ट का कहना ये है कि जो स्टेट एजेंसीज हैं उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए। कोविड-19 के दौरान हमने क्या देखा, कोर्ट्स बंद हो गए। कोर्ट्स बंद हो गए का मतलब बेल के मैटर नहीं सुने जा रहे। जो जेल के अंदर है वो जेल के अंदर ही हैं और फिजिकली कोर्ट में आना बहुत मैंडेटरी नहीं होता है, ऐसा भी कोर्ट को समझ में आया। तो DY जस्टिस GY चंद्रचूड़ ने एक कमेटी बनाई थी, ई कमेटी, जिसमें कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को अपग्रेड करना, अडॉप्ट करने की बात की गई थी। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मध्य प्रदेश का एक डैम है वो ब्रीच हो गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो है वो वहाँ पे आपको जाते दिखाई देगा। और NDRF जो एक फोर्स है ये एक स्टैट्यूटरी फोर्स है। किसके अंडर होती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर होती है। इसी के तहत एक एक्ट भी है जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, NDMA एक्ट 2005। अब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करती है वो आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट UPSC में अपने आप में एक टॉपिक है सिलेबस में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के ऊपर हम डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज देन अगेन इट्स अ एंटायर पार्ट ऑफ अवर क्लासरूम प्रोग्राम, बट दिस पर्टिकुलर फैक्ट यू कैन ऑल्सो गो एंड प्रिपेयर फॉर इट। लाइक डैम ब्रीच हुआ, क्यों ब्रीच हुआ, कहाँ का ब्रीच हुआ, ये सारे रीजंस कम इंपॉर्टेंट होते हैं rather than how you are going to manage the crisis. That is most important. Right now you are preparing for administrative services. Administrative services mean you will be a man on the ground, you will be a man on the spot, a man of action, right? A man of action needs to know what needs to be done at that spot. So for that NDMA किस तरीके से काम करता है? NDMA के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ चुका है मेंस में कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प किया था कोविड-19 की इमरजेंसी को कर्टेल करने में। आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में लॉकडाउन्स लगाइए, कंप्लीटली सारी एक्टिविटीज़ बंद करिए, वेदर इट इज़ पुलिस और वेदर इट इज़ इकोनॉमी। In that case, the autonomy of the states to decide for themselves was withdrawn. The point that the oppositions was raising, or from the point of view from which states were opposing this fact, is that health is a state subject. Now, health, if it is a state subject, definitely has to be managed by state alone.
But then the central government did one interesting thing. It stated that COVID 19 is not a health emergency, it's a disaster. It's a biological disaster and which has stretched to a pandemic level. In that case, the central government will have a say and will take over. So, National Disaster Management Authority puts more reliance on the union government for disaster management with as compared to the state's government. So, you need to remember that, right? Always keep that in mind. Moving further ahead, now this is again a political news that you will see that the BJP will get 2 seats in Bihar in the next Lok Sabha election. Now, in this, what topic is important? Anti-defection is important. You see, this matter has come up from Bihar and Maharashtra in recent times. BJP is losing or winning. That is not the point of view. That is not what we are concerned about. What we are concerned about is if an individual members after winning, एक व्यक्ति जीतने के बाद अगर अपना पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है तो उसको हम एंटी डिफेक्शन कहते हैं। ये बात हमें पता है। एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी हमें पता है। राजीव गांधी की सरकार के दौरान है, तो 1980s का दौर है। राजीव गांधी की सरकार बहुत परेशान थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार बनती है गिरती है, बनती है गिरती है, 2 साल 6 महीने इस तरह की चीज़ें चल रही थी, लोकसभा हमारा स्टेबल नहीं हो पा रहा था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत पड़ी थी। अभी रिसेंटली शिवसेना के केस में महाराष्ट्र में क्या हुआ कि कुछ एक बड़ा गुट जो है वो अलायंस तोड़ा उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी से और जाके ऑपोजिशन के साथ जुड़ गया। अब नंबर्स जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो क्या कब कोई पूरा का पूरा गुट अगर छोड़ता है और चला जाता है दूसरे दूसरे को समर्थन देने के लिए, तो क्या हम उसको एंटी डिफेक्शन बोलेंगे? नहीं, उसको हम एंटी डिफेक्शन नहीं बोलेंगे, ये याद रखिएगा। पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है। मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, इतने नंबर ऑफ मेंबर पॉलिटिकल पार्टी अगर छोड़ते हैं सामंजस्य बना के एक दूसरे के साथ कंसेंसस में, तो उसको हम डिफेक्शन नहीं बोलते हैं, उसको हम रादर बोलेंगे कि ये पार्टीज का शिफ्ट है। पर ऐसे में एक ट्रिकी सिचुएशन महाराष्ट्र में ये हुई कि जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं या जिनकी पार्टी है वो अभी भी वहीं थे जहाँ थे, करेक्ट, लेकिन उनके जो बाकी लोग हैं पार्टी के मेंबर्स हैं उन्होंने एक गुट बनाया और पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को ही छोड़ दिया और ये अलर्ज करने लगे कि ये क्लेम करने लगे कि वो हैं असली शिवसेना। अब ऐसे में पॉलिटिकल पार्टी का एक्सिस्टेंस और मैनेजमेंट एक क्वेश्चन में आ गया है। पर इस पॉइंट पे एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा साइलेंट है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 भी साइलेंट है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में बीच में इंटरिम लेवल पे प्रॉब्लम आ जाए, विवाद आ जाए कि असली पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कौन है, तो कैसे डिसीजन लिया जाएगा। इस केस में ये मैटर जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने और ये मैटर सब जुडिस है। सब जुडिस मैटर्स यूजुअली आपको किसी भी परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि उनमें फाइनलिटी नहीं दी गई है। बाकी यूएस वरीड ओवर राउटिंग ऑफ रशिया ऑयल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैंने आज पढ़ी कि भाई देखो इंडिया से क्या किया। इंडिया से एक शिप निकला, इंटरनेशनल वाटर्स में गया, वहाँ पे एक रशिया के पास रशिया का शिप था, वहाँ से उसने तेल खरीदा, मतलब तेल अपने शिप में लाया, इंडिया लाया, उसको छाना, रिफाइन किया, वापस अपनी शिप को लेके गया उस रशिया के शिप के पास, उनको तेल दिया और वो रशिया के शिप न्यूयॉर्क चला गया तेल बेचने के लिए। तो ऐसे में यूएस घबरा गया कि भाई ये तो पूरा का पूरा जो हिसाब है पेट्रोल का वो तो समुंदर में ही कर दे रहे हैं और ऐसे समुंदर के एरिया में कर रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल वाटर्स है, मतलब किसी कंट्री का कोई भी एक्सरसाइज ओनर कुछ भी नहीं है, कोई लॉ नहीं लग सकता वहाँ पे। तो रशिया ने कहा है कि इंडिया का इस्तेमाल कर रहा है रशिया अपने ऑयल को बेचने के लिए। पर मेरे हिसाब से अगर इंडिया इस्तेमाल हो भी रहा है रशिया का, तो इंडिया को भी तो फ़ायदा हो रहा है। जितना ज़्यादा क्रूड ऑयल तुम रिफाइन करोगे उतना ज़्यादा रशिया के लिए तुम ज़रूरी हो। तुम जितना ज़्यादा रशिया के लिए ज़रूरी हो उतना ज़्यादा तुम अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, यूके को इंडियन ओशन में अपना वर्चस्व फैलाने से रोक सकते हो। और तुम जितना ज़्यादा रशिया के लिए ज़रूरी हो उतना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो तुम डील करने में, और वहीं कहीं चाइना तुमसे साझा बनाने की कोशिश करेगा ही करेगा। तो याद रखना, ताकतवर आप तब नहीं होते हो जब आप लोगों को पीछे कर दो या किसी को डरा दो, किसी को हरा दो। ये याद रखना, जिंदगी का उसूल बता रहा हूँ भाइयों। ताकतवर आप तब होते हो जब आपसे असली ताकतें लड़ना ना चाहें। लड़ने पे आएंगी तो लड़ लेंगी, तो वो तो तुम भी लड़ लोगे, लेकिन remember that you are at power when other powers do not want to directly engage with you. Engage means confront you. They might not be good friends, they might not sit together with you daily, they might not hang out with you,
But the mere fact that when you are standing, they will not come directly face to face against you is a reflection that you are at power. Now India is in exactly that position. None of the global powers are directly looking into the eye of India and saying ki we want what we want. Rather they are saying that we are ready to discuss. So this is a positive sign, right? Again, it's a motivational thing to know, but definitely examination के point of view से important उतना नहीं है. वाह भाई, तालिबान ने भी इंडियन मिशन को सिक्योरिटी ऑफर करने की बात करी है और कहा है देखो भाई, यहाँ पे जो तुम डैम बना रहे थे, हमारा पार्लियामेंट बना रहे थे, बच्चों के लिए स्कूल बना रहे थे, कब बनाओगे उसको, आओ बनाओ. इंडिया ने बोला भाई देखो वहाँ पे तो तुम लोग तालिबानी हो, तुम बंदूक लेके क्या पता कब तुम उड़ा दो, क्या कर दो, कुछ पता नहीं है, तुम्हारा अगवा कर लो. अभी रिसेंटली तुमने किसी न्यूज़ चैनल के मीडिया पर्सन को तुमने अरेस्ट कर लिया और ये बोला कि वो स्पाई है, CIA का एजेंट है, KGB का एजेंट है. तो ऐसा काम तुम करोगे तो क्या मतलब है वहाँ पे एम्बेसी खोलने का. तो तालिबान ने बोला देखिए ये सब फिजूल की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें हैं. अरे भाई तुम आओ तो तुम्हारे फॉरेन एम्बेसी के सारे मिशंस को हम प्रोटेक्ट करेंगे. अब इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं माना है. याद रखिएगा, इंडियन गवर्नमेंट यहीं पे लिखा हुआ है, हैज़ नॉट रिकग्नाइज्ड द तालिबान रेजिम. इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए. इंक्लूसिव होने का मतलब ये है कि वुमेन भी उसमें रहेंगी, वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वुमेन लीडर्स भी होनी चाहिए. दूसरा, इंडिया ये कह रहा है कि वहाँ पे जो वोटिंग हो रही है ना, वह हो ही नहीं रही है. आपने बंदूक की नोक पे पूरा का पूरा प्रजातंत्र जो है अपने काबू में कर लिया है. ये प्रजातंत्र नहीं है, यहाँ पे लोगों की मर्जी नहीं दिख रही है, यहाँ पे बंदूक का डर दिखाई दे रहा है. तो आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराइए, तभी जाके डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आपका देश चल पाएगा और तभी भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वो आपको रिकग्निशन दे पाएगी. ऐसे में क्या होता है इनके बीच में, क्या नहीं, ये देखने वाला चीज़ है. लेकिन अफगानिस्तान का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, बिकॉज वो हमारे लिए एग्जिट रूट है सेंट्रल एशियन रीजन का. अगर हम अफगानिस्तान से बना के चलेंगे तो ही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान पे प्रेशर बना सकता है. अफगानिस्तान अगर प्रो इंडिया या इंडिया के हमेशा फेवर में नज़र आएगा तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, ईरान, अमेरिका, इनके प्रेशर से भी वो बचा रहेगा, क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है इंडिया के साथ डील करने का. तो ये ज़्यादा मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जियो पॉलिटिकल सिनारियो में काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंस होल्ड करते हैं. अफगानिस्तान को आपने देखा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन से घिरा हुआ है, उसका पार्ट नहीं है. ऐसे में इंडिया के लिए अफगानिस्तान क्या एडवांटेजेस रखता है, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं और पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, इस पर आप कोशिश करिएगा कि आप एक मुद्दा रखें, द जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंसेस ऑफ अफगानिस्तान फॉर इंडिया, राइट. इसमें INSTC कॉरिडोर आप पढ़ोगे, SCO पढ़ोगे, रैट्स पढ़ोगे, देर आर प्लेंटीफुल थिंग्स दैट यू कैन स्टडी अबाउट. मूविंग फर्दर अहेड, now in this Punjab has banned the use of 10 insecticides. This is the current affairs, very very important, and this is important from GS3 agriculture point of view. After all, why? Now there is a term, from prelims point of view it can be asked, maximum residue level recently seen in news is related to, right? सो बासमती राइस में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे थे उससे बासमती चावल के अंदर ये पेस्टिसाइड्स का कंपोनेंट पाया गया. अल्टीमेटली बासमती राइस हम लोग कंज्यूम करेंगे तो हमारे फूड चेन में आ जाएगा. जब हमारी फूड चेन में आ जाएगा तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है. इस वजह से पंजाब ने ऐसे 10 इंसेक्टिसाइड्स को बैन किया है और बोला है कि इनके ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कृपया करके उनको यूज़ करिए. करेक्ट करेक्ट. तो ये जो टर्म है मैक्सिमम रेसिड्यू लेवल, ये इंपॉर्टेंट है GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से. इन कोलकाता ट्रिब्यूट टू फॉरगॉटन ट्रिब्यूटरीज रिवॉल्यूशनरीज नॉट इंपॉर्टेंट. सब्सिडीज ऑन द पावर विल कंटिन्यू. दिस इज GS3 दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड वी हैव टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ट्विन डेफिसिट. सो विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स, भाई बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं आज. अब देखो आपको सुनने में आएगा चाइना गया है थाईलैंड क्या करने के लिए, जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए, और US, ऑस्ट्रेलिया, जापान जा रहे हैं इंडोनेशिया अपनी गरुड़ शील्ड एक्सरसाइज करने के लिए. Now in this you will find the grouping ASEAN to come into the picture. ASEAN has 10 countries. In this 10 countries, you will find that 3 countries, Laos, Cambodia and Thailand, they are not directly against, and Myanmar also right now, is not directly against China. When they are not directly against China, they become a threat to the other neighboring countries which are pro-American. For example, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines,
Vietnam, these all countries are protected jointly by India, somewhere to an extent by Australia, to some extent also. India is not a security provider, rather India is a defense services provider, and that is basically अभी ब्रह्मोस मिसाइल दी हमने फिलीपींस और वियतनाम को कि भाई ले ले मिसाइलें ले ले, बचा बचा लेना, उड़ा उड़ा ना दे कोई। तो ऐसे में क्वाड जो है उस एरिया पे फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे आपको जो 10 कंट्रीज़ हैं वो 2 गुटों में बंटते हुए नजर आएंगी। तो देखने वाली बात है कि क्या होता है अगेन, राइट। ये सलमान रुश्दी को स्टैप किया गया है, इनकी हालत क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पे है ये। और इसमें ईरान में बड़ा ही समर्थन देखा जा रहा है, बड़ा बड़ा खुशी का माहौल है ईरान में, क्योंकि ईरान में ही इनका एक थ्रेट जारी हुआ था अराउंड अराउंड 34 years बैक फॉर इस बुक 1988 द सैटानिक वर्सेस। नॉट इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तालिबान की में वायलेंटली डिस्पर्स किया है रेयर वुमेन्स प्रोटेस्ट इन काबुल। नाउ 40 वुमेन मार्च में ब्रेड वर्क एंड फ्रीडम, दिस इज व्हाट द वुमेन ऑफ अफगानिस्तान आर डिमांडिंग। And at one point of time when Taliban is asking India to open its embassy, this is also important that the protests are being also curtailed over there. The right to protest is the most essential right we have in a democracy. So that is to be seen what the government of Taliban of Afghanistan, that is the Taliban, is going to do. Now these all topics are important. Now you see walking a tightrope in messaging transmission routes. This is a related to public health communication about different routes of transmission and for how the monkeypox is to be curtailed. Now in this, genome sequencing is very important. So what is genome sequencing? How the genome sequencing is helping it out, we need to read all of that. But we are not going to cover this today, right? HIV ड्रग के शॉर्टेज की वजह से एड्स इन इंडिया में चैलेंज हो रहा है, और अगेन हमारे लिए ये GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इनटू टू मच डिटेल. What I'm trying to tell you is I'm trying to tell you pinpointedly those topics that you need to study and you can avoid. So you will definitely study this topic where the RBI is coming out with some frameworks to regulate the e-space, ठीक है। इसमें RBI ने बोला है कि डिजिटल लेंडिंग लैंडस्केप जो है उसको हमें रेगुलेट करना पड़ेगा। पहली बार किया है ऐसा, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, थर्ड पार्टीज, मिस सेलिंग, डेटा प्रिवेसी, अनफेयर बिजनेस कंडक्ट, एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। और दूसरी बात ये भी है कि जो रेगुलेशंस हैं उसमें डिजिटल लेंडिंग इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड मोबाइल ऐप्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड लास्ट जनवरी. नाउ इन दिस automated technologies are used, algorithms are used, so there is a lack of overwatch, and basically नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस जो हैं वो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रही हैं, क्योंकि मल्टी साइडेड है, मतलब अगेन देखा नहीं जा सकता कि पैसा कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। तो इसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, ठीक है। और एक स्टैंडर्डाइज डिस्क्लोजर का मतलब कि किस तरीके से कितने ट्रांजैक्शंस हुए, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। ऐसे में हमारे जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। तो प्रमोट जब हो रहे हैं, डेफिनेटली उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोस्टल इकोसिस्टम नॉर्म्स बीइंग वायलेटेड, how what was the CAG reported in audit of conservation process being followed by center and the states? Very important topic for the day, because United States of America has also initiated the coastal cleanup. In United Nations has also observed International Coastal Cleanup Day. India is an important observer of that day. We all need to read that. What is the threat from the zoonotic disease? Like I told you, monkeypox is a zoonotic disease, animal to humans. Right now, humans to human transmission is not so sure. That is what they are researching right now. But zoonotic disease को किस तरीके से रोका जाता है, क्या होता है zoonotic disease का नेचर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं प्रीलिम्स जो होता है साइंस एंड टेक में, यहाँ से सवाल पूछ लेता है और बच्चे कहते हैं कि यार पता नहीं कहाँ से आ जाता है, यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल पेपर है। तो संडे का पेपर साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये हमेशा याद रखिएगा। बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। एक जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो इंडिया कैन सस्टेन करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ 2.5 to 3%, ऐसा कहा है आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? करंट अकाउंट डेफिसिट ऐसा एक डेफिसिट है जहाँ पे आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो का मतलब पैसा ज़्यादा दे रहे हो और पैसा कम ले रहे हो। तो इंडिया पे करता है डॉलर में, खरीदता है डॉलर में। अब इंडिया अगर खरीदेगा ज़्यादा, बेचेगा कम, तो हो क्या रहा है, आपकी कंट्री में डॉलर ज़्यादा आ रहा है, रुपी कम जा रहा है। जब डॉलर ज़्यादा आ रहा है, रुपी कम जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, डॉलर रुपी रेशियो जो है वो गलत गड़बड़ हो जाएगा।
ऐसे में ज़्यादा समय तक यह हरकत होती रही तो रुपये की वैल्यू मार्केट में कम होने लगेगी। उसको हम ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब रुपये की वैल्यू जब मार्केट में कम होने लगती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे में क्या करती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से पैसा उठाती है। मार्केट से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो लोन ले नहीं सकती, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो लोन देती है। तो कौन सी मार्केट से? इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाती है। वो इंटरनेशनल मार्केट किस नाम से जानी जाती है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के नाम से जानी जाती है। इंडिया के पास अराउंड अराउंड 580 बिलियन डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज अवेलेबल है। फॉरेन एक्सचेंज क्या इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का कुछ पैसा इंटरनेशनली मौजूद रहे शॉक्स को मैनेज करने के लिए। अब रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बेचना चालू किया। अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बेचना चालू किया, इससे क्या हुआ? रुपये मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा जाने लगा। तो अगेन थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट होता है। अब इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट अभी भी मतलब स्पेकुलेशन आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्विन डेफिसिट से गुजरना पड़ सकता है। ट्विन डेफिसिट, दो डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट भी और करंट अकाउंट डेफिसिट भी, दोनों तरह के डेफिसिट से गुजरना पड़ सकता है। तो क्या होती है ट्विन डेफिसिट की समस्या, ज़रा उसको समझते हैं। देखिए, ट्विन डेफिसिट बोले तो कैड और फिजिकल डेफिसिट दोनों तरह के डेफिसिट्स हैं। जो कैड डेफिसिट है, कैड करंट अकाउंट डेफिसिट, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अदर कंट्रीज़ के साथ इंडिया कितना गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, कितना खरीद रहा है। जब एक्सपोर्ट ज़्यादा कम होते हैं इंपोर्ट से तो हम कहते हैं कैड डेफिसिट है। अब कैट डेफिसिट किसको अफेक्ट करता है? डॉलर रुपी एक्सचेंज रेट को असर करता है। और उससे क्या होता है? ट्रेड असर अफेक्ट होता है। जब ट्रेड अफेक्ट होता है तो इनकम हमारी कम होती है। अगेन इनकम हमारी कम होती है तो गवर्नमेंट के पास सोशल डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाने का कमी आ जाता है। अब आते हैं दूसरे पे, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट एक अंतरिम व्यवस्था है। अंतरिम व्यवस्था बोले तो जब सरकार का खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा हो। अब सरकार का खर्चा और इनकम कहाँ दिखती है? उसके रेवेन्यू रिसीट में दिखती है। रेवेन्यू रिसीट में कमाती कहाँ से सरकार? सरकार देखो टैक्सेस, सरकार टैक्सेस से कमाती है, इंटरेस्ट से कमाती है, ठीक है, वो उसकी इनकम है। लेकिन टैक्सेस से कितना कमा पाएगी भाई? उसको सोशल डेवलपमेंट भी तो करना है। अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो गई, उसमें 61,000 रुपए सरकार को लग रहे हैं। क्या करने के लिए? लोगों को गैस में सब्सिडी देने के लिए। उसके बाद आप देखोगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में तो दो 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की लागत लग रही है सरकार की। क्या? गरीबों को फर्टिलाइजर में सब्सिडी देने के लिए। अब सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती है किस चीज़ के लिए? सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास। ये पैसा जाता कहाँ से है? सरकार के अकाउंट से आता है। सरकार के अकाउंट में पैसा कहाँ से आता है? इनकम से। तो आप देखो, आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं इंडिया में आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है। यानी कि एक्सपोर्ट इज लेस, इनकम इज लेस एंड स्पेंडिंग इज मोर। स्पेंडिंग इज मोर फॉर सोशल डेवलपमेंट। सच अ डेफिसिट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट। Now, twin deficit is exacerbated or increased because of external shocks also, supply disruptions also, the inflation also. Now, inflation can be a direct consequence of the fiscal deficit and current account deficit because you see, fiscal deficit को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट मार्केट से उधारी लेती है। गवर्नमेंट मार्केट से उधारी लेती है तो गवर्नमेंट बैंक्स के पास जाती है, बोलती है भाई देखो हमें अभी पैसे की ज़रूरत है, हम तुमसे पैसा ले रहे हैं और 2036 तक, 2040 तक, 20 साल, 30 साल बाद तुमको इतने इंटरेस्ट रेट पे पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे। अब बैंक क्या करती है? प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाती है कि देखो, दो, तुम पैसे दो, तुम्हारे पास कितने हैं? 1,000 करोड़ हैं, 100 करोड़ हैं, 40 करोड़ हैं, चलो तो हमको दो, हम बैंक को दे रहे हैं। तो बैंक से वो पैसा लेके क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स को बैंक कमिट करती है कि देखो सरकार का पैसा है, सरकार तो वापस देगी ही देगी। यानी कि एक सेफ तरीका है सरकार को मनी बोरो करने का। अब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉस बियर कर चुकी है, अपना एक्सपेंडिचर ज़्यादा दे चुकी है, कमा रही नहीं है और मार्केट से उधारी भी ले ली। अब आप एक इमेजिन करो एक ऐसे आदमी की सिचुएशन जो इन तीनों परिस्थितियों से गुजर रहा हो। पहला, उसकी नौकरी जा चुकी है तो कमाई नहीं हो रही। दूसरा, उधारी बराबर चल रही है, पूरी ज़िंदगी उधार पे चल रही है, करेक्ट। और तीसरा, उसको अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए लगातार पैसे देने पड़ रहे हैं। तो वो डेट क्राइसिस में चला जाएगा। और डेट क्राइसिस जब कंट्री में देखते हैं तो डेट क्राइसिस नहीं देखते, कंट्री में देखते हैं महंगाई पे असर पड़ता है
और इसीलिए वो पूरी की पूरी चीज़ इन्फ्लेशन पर असर डालती है। तो ऐसे में सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं दे पाती है, गवर्नमेंट को बॉन्ड्स मार्केट से लेती है। अब बैंक्स, भाई बैंक किसी का सगा नहीं है, आपको पता है। बैंक को पता चल जाएगा अच्छा गवर्नमेंट बल्क में पैसा लेने वाली है, तो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, लोन एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। लोन एक्टिविटी कम मतलब प्राइवेट लोग अब लोन नहीं लेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हुए हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने की वजह से सीधे सीधे सप्लाई कम होते हुए नजर आएगी। थोड़ा बहुत असर उसका कंजम्पशन पे पड़ेगा, पर कंजम्पशन पे मेजर असर नहीं पड़ेगा। और जब सप्लाई कम हो जाएगी तो अगेन डिमांड तो बराबर ही है लोगों की। अब जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है सप्लाई से, तो अगेन आपको पता है कि इन्फ्लेशन का समस्या आ जाता है। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का घटना, इन्फ्लेशन का होना, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना, ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और ट्विन डेफिसिट का होना, ये पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है, ये रीसेशन का इन्वायरमेंट हो जाता है। दो projections are saying that the government of India are taking rightful steps, and India will never reach a recession, but this is a situation that we are witnessing, and if it is not sustained, curtailed or reprimanded, things may go out of hand. Right. So this was the newspaper that we had discussed. Now coming to the PPT portion. In this ट्रिपल तलाक वर्डिक्ट में देख लेते हैं क्या बातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने जस्टिस JS खेर जब हमारे चीफ जस्टिस से 2017 में ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया। उससे क्या हो रहा है, अभी करंटली सिचुएशन ये हो गई है कि जो महिलाएं, मैंने आपको बताया था, द वुमेन पिटिशनर्स कंटिन्यू टू लिव अ लाइफ ऑफ अ हार्ड डिवोर्सेस। टेक्निकली दे आर मैरिड, प्रैक्टिकली दे आर डिवोर्स्ड। They enjoy no conjugal rights nor receive any regular maintenance from the estranged husbands, and practically they are abandoned. The woman cannot remarry in the absence of a legally valid divorce. Now, this problem is exacerbated because the husbands, those who have given the woman talaq by saying T3, that is talaq, 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 they also cannot be arrested because the law to arrest them came in 2019, and this came after a long gap when the instant talaq decision was there. So the decision related to this GS2 and GS3, both aspects can be asked. You see, to declare triple talaq as unconstitutional was a protection of fundamental rights, but then what are the after effects is a issue of society. So society is a part of GS3, FR is a part of GS2, both are interconnected. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की यही तो सबसे खास बात है, कोई भी टॉपिक आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, सारे टॉपिक किसी ना किसी दूसरे टॉपिक से इंटरकनेक्टेड हैं। जब हमने इंटरकनेक्शन ढूंढना सीख लिया तो हमारे जो प्रिपरेशन है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। अभी जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें तलाक बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। अब पिटीशन फाइल की गई थी तलाक बिद्दत के लिए, पॉलीगैमी के लिए और निकाह हलाला के लिए। तो तलाक बिद्दत क्या होता है, तलाक 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 बोल के मौखिक रूप से तलाक दे देना। पॉलीगैमी, यहाँ पे हस्बैंड को अधिकार है कि वो एक से ज़्यादा महिलाओं से शादी कर सकता है, महिलाओं के पास ऐसा अधिकार नहीं है। पॉलीगैमी का ऑपोजिट क्या होता है, पॉलीएंड्री। और निकाह हलाला, निकाह हलाला वो होता है कि अगर मान लो एक महिला ने तलाक दे दिया या पति ने पत्नी को तलाक दे दिया और पत्नी दोबारा उस पति से शादी करना चाहती है, तो उस पत्नी को किसी तीसरे आदमी से शादी करके उसको तलाक दे के वापस अपने पहले पति के पास आना पड़ेगा। बड़ी अजीब सी बात है, बट निकाह हलाला में ऐसा किया गया है। उसके पीछे डेफिनेटली रिलीजियस जस्टिफिकेशन होगा, दैट वी आर सेविंग दैट, वी आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। इफ़ यू आर अवेयर यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स कि निकाह हलाला क्यों परमिसिबल है। जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, 5 जजेस की गई थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है। उसमें जस्टिस JS खेर, क्यूरियन जोसेफ, रोहिंटन नरिमन, यू ललित और अब्दुल नासिर नाम के जजेस थे। इसके बाद श्रीलंका ने जो डॉकिंग ऑफ युआंग फाइन अप्रूव करी है, उसमें आप देखिए क्या प्रॉब्लम है या क्या इंपॉर्टेंट है। ये श्रीलंका को आप देखो, ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के एकदम बीच में पड़ता है, यानी कि ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट हब है। ट्रांसपोर्ट हब होता है जहाँ पे शिप्स रुकते हैं। अब हम्बन टोटा पोर्ट को अगर आप देखो तो श्रीलंका के वो भी सदर्न रीजन में है। दूसरा आप कोलंबो पोर्ट को देखो, ये सदर्न श्रीलंका के वेस्टर्न साइड में है। तो कोलंबो पोर्ट इंडिया के लिए ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, हम्बन टोटा पोर्ट वर्ल्ड के ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम्बन टोटा पोर्ट को 99 साल के लिए, 19 ईयर्स के लिए चाइना ने लीज पे ले रखा है। करेक्ट। अब बात यह है कि अगर श्रीलंका का एक पोर्ट अगर यहाँ पे शिप आ जाए तो ये अराउंड 1000 किलोमीटर के रेडियस में नज़र रख सकता है। 1000 किलोमीटर में रेडियस में नज़र रखने का मतलब ये है कि हमारा जो सदर्न नेवल कमांड है कोची, वो उसकी नज़र में है। उसके बाद हमारा विशाखापट्टनम जो है वो भी उसके रडार में आ सकता है, और उसी के साथ साथ हमारा मुंबई जो है वो भी रडार में आ सकता है। प्लस
आपने सुना है अक्सर कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के आसपास लड़ाई हो जाती है, तो क्या इंडिया क्यों नहीं कर पाता है कुछ? क्यों इंडिया श्रीलंका को मना नहीं कर पाता? देखो, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो इस तरीके से डिसाइड की गई है। ये डिसाइड की गई है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, यानी इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी ऑफ 1981 के हिसाब से की गई है, करेक्ट? तो इसमें क्योंकि शिप इस जगह पे है तो इंडिया कुछ कह नहीं पा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया क्या ऑब्जर्व रख रहा है और क्या चीज़ें हैं, बट यूएन क्लोज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यूएन क्लोज यूएन क्लोज क्या करता है? आपके जो समुद्र का पानी है उसको 4 हिस्सों में तोड़ता है। 0 से 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल में रफली रफली 1.9 किलोमीटर होते हैं, तो हम 2 मान लें। तो एक 0 से लेकर 24 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका पानी है, आपका क्षेत्राधिकार है, टेरिटोरियल वाटर्स। उसके बाद 0 से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक, इसको हम कहते हैं कंटिगुअस जोन। यहाँ पे आपका अधिकार नहीं है, बट हाँ आप अपनी पेट्रोलिंग कर सकते हो। कोई भी कंटिगुअस जोन में आएगा तो आप उसको वार्निंग दे सकते हो कि यू आर अबाउट टू एंटर आवर टेरिटरी। वहाँ पे आपके पास पुलिस राइट्स होते हैं। इसके बाद 0 से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये क्या है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि आपको यहाँ पे समुद्र के नीचे कुछ भी मिले तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी से आप परमिशन ले लीजिए और एक्सकेवेट कर अपना माइनिंग एक्सकेवेशन समुद्र के नीचे चालू रखिए। इसमें हमारे 2 मिशन हैं, एक है हमारा समुद्रयान और यही जिसको हम कहते हैं डीप ओशन मिशन। इसके लिए परमिशन दी गई है इंडिया को, ठीक है। और उसके बियॉन्ड जो भी होता है 200 बियॉन्ड, उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल वाटर्स या हाई सीज। यहाँ पे किसी का भी कानून नहीं लगता। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 जोन्स में हमारे यूएन क्लोज ने बांट दिया, करेक्ट। एंटी कन्वर्जन लॉज और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे आ जाएं तो हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि हम पनिशमेंट बढ़ा देंगे, 10 साल की पनिशमेंट कर देंगे 2022 में। 2019 के इस एक्ट में क्या कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। अब ऑपोजिशन ने बोला है कि इसको आपको स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहिए। तो स्टैंडिंग कमेटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि सेलेक्ट कमेटी। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं, जितनी भी कमिटीज़ हैं पार्लियामेंट की, देखो पार्लियामेंट साल भर में 3 बार मिलती है, और एक दिन अगर एक मीटिंग में 60 बार मिलती है तो 60 60 60 करें, यानी कि 180 डेज में ही मिलती है। कितने सारे कानून पास करने होते हैं 180 डेज में? तो सारे के सारे कानून वो पास नहीं कर सकते, इसीलिए वो कानून सेलेक्ट कमिटीज़ को दिए जाते हैं। ये कमिटीज़ क्या होती हैं? लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य इसमें हो सकते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के सदस्य होते हैं, और किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, और सेलेक्ट कमेटी को ख़त्म कर दिया जाएगा अगर उसका पर्पस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो आपको टेबल दिखाई दे रही है वो टेबल आपको देखो, लोकसभा 2014 से लेकर लोकसभा 2016 तक अभी 60% चीज़ें सेलेक्ट कमेटी को दी जाती थी, यानी अच्छे से उस पर विचार विमर्श किया जाता था, तब जाके कानून पारित किया जाता था। अभी गिरते हुए 27% हो चुका है, और मौजूदा स्थिति में 2022 की स्थिति में तो और ही कम हो चुका होगा। तो ऐसे में द रोल ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, बेसिकली पार्लियामेंट्री कमिटीज एक्ट एज द वॉच डॉग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वॉच डॉग ऑफ द you can say parliamentary process, where parliament is unable to function. If you have a select committee, then you will definitely be able to pass the laws. Recently, you see Data Protection Authority, Data Protection Bill that was there also has been withdrawn, and there was a joint parliamentary committee. Then there are department-related standing committees, and then there are, you can say, business advisory committee, public accounts committee. So the role of select committee and the committees of the parliament can be studied in much detail from Indian polity by Lakshmikant. Now, Indian-China ties we have already discussed. Let us discuss this mutually legal assistance treaty. Now, mutually legal assistance treaty, इंडिया और इटली नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल असिस्टेंस करेंगे, क्या करेंगे भाई? कोई इटली का आदमी इंडिया में अपराध कर दे तो इंडिया उसको सज़ा दे सकता है, इंडिया का आदमी इटली में अपराध कर दे तो इटली उसको सज़ा दे सकता है। तो लीगल असिस्टेंस करेंगे। लीगल असिस्टेंस से कहाँ कहाँ हेल्प हो जाएगी इन लोगों को? इन लोगों को प्रोसिक्यूशन में हेल्प होगी, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होगी, इन लोगों को नेगोशिएशन में हेल्प होगी, करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ें करेंगे, लेकिन एक ही रोड ब्लॉक है। क्या वो रोड ब्लॉक है? डेथ पेनल्टी का। इंडियन पीनल कोड के हिसाब से अगर आपने कोई भी सज़ा जानबूझ के कोई भी अपराध किया है अपनी पूरी मर्जी से, इंटेंशन से, मनोभावना से किसी को मारने के लिए, तो आपको जो सज़ा मिलती है वो मौत की सज़ा है, डेथ पेनल्टी। अब जर्मनी ने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ ML80 साइन करने से मना कर दिया था। अब इटली भी कह रहा है कि आप डेथ पेनल्टी को हटाइए। तो यानी एक कंट्री के साथ बायलेटरल रिलेशन हमारा कैसा हो, वो हमारे डोमेस्टिक लॉज कैसे हैं, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि Mutual Legal Assistance Treaty is not an extradition treaty. It's a legal assistance treaty that is going to help in prosecution and investigation of the matters and arresting the right kind of criminal. But do we need to remove death penalty as an offense? कैपिटल पनिशमेंट के रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है,
ये चीज़ें आप GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर सकते हो। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर। सो दिस वाज ऑल फॉर द न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत ही हल्का, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, बहुत ही लाइट पेपर है, और हमने ये सारे जो टॉपिक्स हैं डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। This was Harshvardhan Tripathi. I'll see you guys in the next session very soon. Till then, take care. Bye bye.